नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 50 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग अंडर सेंट्रल फोर्स। ये टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक? इस नाम की वजह से, इस स्कैटरिंग की वजह से। क्या होती है स्कैटरिंग? आपने सबसे पहली बार स्कैटरिंग के बारे में कब सुना? अपने बचपन में सुना होगा जब आपने सबसे पहली बार रदरफोर्ड स्कैटरिंग को पढ़ा। क्या होता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग में? हम एक अल्फा पार्टिकल लेते हैं या बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराते हैं किस पर? गोल्ड फॉइल पर। यानी वहां पर क्या होते हैं? गोल्ड के एटम होते हैं। अगर गोल्ड का एटम है तो गोल्ड का न्यूक्लियस भी होगा। तो अल्फा पार्टिकल गया और किसके साथ इंटरेक्ट हुआ? गोल्ड के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट हुआ और अपने पास से डेविएट हो गया। और उस फिनोमेना को हमने क्या बोल दिया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बोल दिया। या हम रदरफोर्ड ने ये पहली बार किया था तो उनके नाम पर इसको क्या बोल दिया हमने? रदरफोर्ड स्कैटरिंग बोल दिया। अब यहां पर जो स्कैटरिंग हुई ना अल्फा पार्टिकल की, किससे? गोल्ड के न्यूक्लियस से। वो भी क्या है? एक टाइप की स्कैटरिंग अंडर सेंट्रल फोर्स है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इंटरेक्शन हो रहा है अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच, वो कौन सा इंटरेक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। यानी कुलाम्स फोर्स लग रहा है वहां पर। और हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए काइंड ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग है वो किसका एग्जांपल है? स्कैटरिंग अंडर सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल है। अब सिर्फ रदरफोर्ड में इसका यूज नहीं होता है, पार्टिकल फिजिक्स में हम इसका यूज करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इसका यूज करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स जिसके अंदर रदरफोर्ड स्कैटरिंग आई वहां हम इसका यूज करते हैं, सॉलिड स्टेट में इसका यूज करते हैं। यानी फिजिक्स की मैक्सिमम ब्रांच में इस स्कैटरिंग का यूज होता है। स्कैटरिंग का यूज करने का मतलब इस स्कैटरिंग को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो हमारे पास फॉर्मुलेशन आएंगे, जो टर्म्स हमारे पास आएंगे, उन टर्म्स को हम क्या करेंगे? इस फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांच में यूज करेंगे। तो ये क्या है? इस टॉपिक का महत्व है। अब हम समझेंगे कि भाई स्कैटरिंग क्या होती है और इसके अंदर हम किन किन टर्म्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे में यही आता है कि भाई व्हाट इज स्कैटरिंग। तो ऐसे हेडिंग डाल के लिखेंगे कि स्कैटरिंग। हेडिंग क्या हो जाएगी? स्कैटरिंग। ओके, नाउ एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं, वीडियो लंबी होने वाली है। अब जो लोग 10 मिनट की वीडियो सोच के आए हैं वो उनका तो मैं क्या ही कर सकता हूं, लेकिन हाँ जिनको सच में सीखना है, सच में ये जानना है कि भाई स्कैटरिंग होती क्या है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या होती है, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। लेकिन फिलहाल के लिए स्कैटरिंग अंडर सेंट्रल फोर्स क्या होता है वो वीडियो के साथ बने रहें और पूरे लेक्चर को देखें। तो क्या बोल रहा था मैं? स्कैटरिंग कि व्हाट इज स्कैटरिंग। तो समझते हैं, पहले लिख के चलता हूं, एक एक शब्द लिखाऊंगा यहां पर मैं और कुछ भी चीज छूटेगा नहीं, ठीक? तो लिख के चलेंगे फिर उसको हम समझेंगे। तो लिखेंगे हम व्हेन टू और मोर देन टू पार्टिकल, व्हेन टू और वन, लिखो वन भी तो हो सकता है, वन और मोर देन वन पार्टिकल इंटरेक्ट विथ सेंट्रल फोर्स, इंटरेक्ट विथ सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इसका ब्रैकेट में लिख देंगे अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, और रिपल्सिव। तो क्या लिखा? व्हेन वन और मोर देन वन पार्टिकल इंटरेक्ट विथ सेंट्रल फोर्स देन दे deflect from their original path, this phenomena is called scattering, सिंपल सी डेफिनेशन है भाई कि स्कैटरिंग क्या होती है। तो मेरे पास क्या होगा? मान लिया मेरे पास यहां पर एक सेंट्रल फोर्स का सेंटर है जिसको मैं क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ फोर्स बोलूंगा। यानी जिसके ओर सेंट्रल फोर्स लग रहा है, फिर जिससे बाहर की ओर सेंट्रल फोर्स लग रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ फोर्स बोलते हैं। लेट अस से ये मेरे पास क्या है? एक सेंटर ऑफ फोर्स है, ठीक है।
ये एक किसी का न्यूक्लियस हो सकता है, कोई भी एक हैवी मास हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इन जनरल क्या लिख दिया, दिस इज ए सेंट्रल फोर्स, ठीक है, सेंटर ऑफ फोर्स, नॉट सेंटर फोर्स। नाउ अब यहां से क्या है, दिस इज ए एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ फोर्स। नाउ अज्यूम कर लिया कि यहां से कोई एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, लेट अस से वी हैव ए पार्टिकल हियर एंड इट इज कमिंग इनिशियली इन दिस डायरेक्शन, और ये ऐसे आया 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 आया, और जैसे ही क्या होगा, ये सेंट्रल फोर्स के साथ इंटरेक्ट होगा, तब इसका पाथ क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। लेट अस से यहाँ पर जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो रिपल्सिव नेचर का है, तो ये पार्टिकल इस तरह से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो पार्टिकल यहाँ से आया यूं करके, और यहाँ से फिर इस तरह से क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये क्या था इसका ओरिजिनल पाथ, ये पाथ कौन सा है इसका, ओरिजिनल पाथ, और ये क्या है इसका पाथ आफ्टर डिफ्लेक्शन, दिस इज पाथ आफ्टर स्कैटरिंग बोल सकते हैं, ठीक है, पाथ आफ्टर स्कैटरिंग। स्कैटरिंग होने के बाद पाथ कैसा हो गया, ऐसा हो गया, और स्कैटरिंग से पहले क्या था, पाथ ये था, तो पाथ में क्या आया, डेविएशन आया, और इस पूरे फिनोमेना को हमने क्या बोल दिया, स्कैटरिंग बोल दिया। एक पार्टिकल में और अज्यूम कर रहा हूं, लेट अस से वी हैव अनदर पार्टिकल। अब इस पार्टिकल के साथ क्या खासियत है, ये पार्टिकल जब इधर की ओर आ रहा है तो ये इस एक्सेस के समीप है, यानी इस पर जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसका प्रभाव ज्यादा होगा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमारा ये न्यूक्लियस है। अब जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब से गुजरेगा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, ऐसा ही तो होता है, और जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर से गुजरेगा उसमें डिफ्लेक्शन कम आएगा, यानी ये वाला जो पार्टिकल है जो इसके पास से गुजरेगा इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, और वो कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। तो दिस इज अनदर पार्टिकल विच इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ फोर्स, सो दिस पार्टिकल डिफ्लेक्टेड मोर देन प्रीवियस पार्टिकल। ओके, तो अगेन ये इसका क्या है, ओरिजिनल पाथ है, एंड आफ्टर स्कैटरिंग इट्स पाथ डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है। सिमिलरली हम नीचे बना सकते हैं यूं करके, यहां से पार्टिकल आया, इस तरह से क्या हो गया, डेविएट हो गया, और एक पार्टिकल ऐसे आया यूं करके, और ये भी क्या हुआ, ऐसे डेविएट हुआ, लेकिन क्या हुआ, इससे कम डेविएट हुआ, ठीक है। जो डेविएशन है इसका कम हो रखा है, इसका क्या हो रखा है, ज्यादा हो रखा है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे से करेंगे, यहां से ऐसे कुछ डेविएट हो गया। ओके, ये बात समझ में आई आपको? तो इन दिस वे वी डिफाइन आवर स्कैटरिंग। नाउ अब जब भी हम स्कैटरिंग अंडर सेंट्रल फोर्स पढ़ते हैं, हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं, तो हिंट डालो, क्या अजम्पशन, ऐसे पॉइंट बना के चलना, हैशटैग बना के चलना, अजम्पशन। अब क्या है फिर अजम्पशन? देखो अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अजम्पशन क्या है कि हम अज्यूम करेंगे कि सेंट्रल फोर्स के साथ जो पार्टिकल इंटरेक्ट हो रहे हैं वो एक यूनिफॉर्म बीम के रूप में क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, एक यूनिफॉर्म बीम के रूप में, ठीक है। तो हम लिख के चलेंगे, पहला क्या हो जाएगा, पार्टिकल इंसिडेंट, पार्टिकल्स इंसिडेंट इन फॉर्म ए यूनिफॉर्म बीम, एक यूनिफॉर्म बीम के रूप में क्या हो रहे हैं, वो इंसिडेंट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हर पार्टिकल के बीच का सेपरेशन सेम होगा, और हर सबकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो कैसे बीम हो जाएगी, एक यूनिफॉर्म बीम ऑफ पार्टिकल हो जाएगी। समझ में आई बात? ओके, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज जो और भी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फॉर लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ फोर्स वी अज्यूम दैट देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और वी कैन से देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द इंसिडेंट पार्टिकल। यानी कहने का मतलब ये है, जब मैं इससे बहुत दूर हूं, यानी मैं इधर हूं, तो मैं अज्यूम करूंगा कि इस पार्टिकल पर इस फोर्स का किसी भी टाइप का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है व्हेन पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ फोर्स। और वी कैन से, कभी कभी इसको हम स्कैटरिंग सेंटर भी बोल देते हैं, इसका एक और नाम क्या है, स्कैटरिंग सेंटर। एंड हियर वी अज्यूम दैट फॉर लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम स्कैटरिंग सेंटर देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स। जो पार्टिकल की बीम इंसिडेंट हो रही है उसमें किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है जब वो कहां है, इस स्कैटरिंग सेंटर से बहुत दूर है। ऐसा दोनों केस के लिए होगा, चाहे वो इंसिडेंट हो रहे हो चाहे आफ्टर स्कैटरिंग हो। आफ्टर स्कैटरिंग जैसे ये कहां चले जाएंगे, इस स्कैटरिंग सेंटर से दूर चले जाएंगे, अगेन उन पर लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। और जब फोर्स जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो,
एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट इट मीन पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, फॉर लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्कैटरिंग सेंटर पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड अजम्पशन। वी अज्यूम दैट at large distance from center of scattering there is no force acting on particle, it means path of particles will be straight line at large distance, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब यहां देखो, यहां तो साफ दिख रहा है कि भाई कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, स्ट्रेट लाइन, और सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं डायरेक्शन सबकी क्या है, सेम है। यानी जितने भी पार्टिकल इस सेंटर ऑफ फोर्स की ओर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम कहां की ओर बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ फोर्स की ओर आ रहे हैं, तो सबकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। यानी सबकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी और सेम डायरेक्शन में होगी। लेकिन आफ्टर स्कैटरिंग व्हेन particle goes far away from this scattering center, its path become straight line, but direction of every particle will be different। यानी यहां डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग होगी। देखो यहां डायरेक्शन ऐसे है, यहां ऐसे है, यहां देखो यहां ऐसे है और यहां ऐसे है। क्यों, क्या हो रहा है ना, स्कैटरिंग हो रही है। अगर स्कैटरिंग नहीं होती तब सेम रहता, अगर स्कैटरिंग होगी तो देखो अगर ये अलग अलग एंगल में ऐसे स्कैटर, अभी हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग, अगर ये अलग अलग एंगल में स्कैटर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज क्या रखो, दिमाग में रखो कि स्ट्रेट पाथ होगा, लेकिन उस स्ट्रेट पाथ में भी स्कैटरिंग से पहले जो डायरेक्शन होगी सबकी सेम होगी, लेकिन स्कैटरिंग के बाद पार्टिकल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। ओके, अगर इतनी बात समझ में आई, अब नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, दैट टर्म इज, ओके ये तो क्या होगा, अजम्पशन हो गए। अब कुछ टर्म डिफाइन करते हैं, उनमें से एक टर्म क्या आएगा, इंटेंसिटी। तो सम इंपोर्टेंट टर्म, तो हियर वी हैव टू अजम्पशन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपोर्टेंट टर्म्स, सम इंपोर्टेंट टर्म्स। पहला टर्म आता है यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम। इसका दूसरा नाम है फ्लक्स डेंसिटी। दूसरा नाम क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। ओके, समझेंगे जरा कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम होती क्या है। तो ये मेरे पास यहां पर अगेन क्या है, ये एक स्कैटरिंग सेंटर है, स्कैटरिंग सेंटर है, और ये एक एक्सेस है जो कहां से पास हो रही है, स्कैटरिंग सेंटर से पास हो रही है। अब यहां से कुछ पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ये पार्टिकल आ रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इन पार्टिकल का जो रास्ता है वो ऐसे है, इनके रास्ते में एक परपेंडिकुलर एरिया चूज कर रहा हूं। कैसा एरिया, एक परपेंडिकुलर एरिया, एंड और वी कैन से आई एम गोइंग टू चूज ए एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव। तो इस तरह से मैंने यहां पर एक एरिया चूज कर लिया, ऐसे ऐसे, ये वो एरिया है। देखो ये एरिया कौन सा वाला है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। ऐसे मैंने एक एरिया चूज कर रखा है, ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, ठीक है, ये कैसे है, ऐसे रखा होगा ये सर्कल,
सॉरी ये जो मैंने रिंग बना रखा है ये ऐसे रखी हुई है। अब ये वो एरिया है कौन सा वाला जो मैंने ऐसे सेट किया, लेट अस से दिस एरिया इज डी सिग्मा, ये एरिया कितना हो गया डी सिग्मा हो गया, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट दिस डी सिग्मा इज इक्वल टू यूनिट, कितना है ये, इसकी वैल्यू यूनिट है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर हो सकता है, या फिर ये 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, यानी ये क्या है एक यूनिट है, इसकी वैल्यू कितनी है यूनिट है। अब देखना, अब मैं यहां पर डिफाइन करने जा रहा हूं किसको, इंटेंसिटी, कैसे करूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग ए एरिया, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। मैं लिख के चल रहा हूं बेहतर समझ में आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया normal to the direction of incident beam per unit time, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, ये जो एरिया मैंने यहाँ पर चूज कर रखा है ये एक यूनिट एरिया है, ऐसा मैंने बोल रखा है, यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ बीम, यानी ये एरिया ऐसे है, अगर ये मेरी किताब है यूं करके इस तरह से, ये मेरी कॉपी है, तो एरिया मैंने ऐसे बना रखा है, और बीम कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, एरिया ऐसे है यहाँ पर यूं करके, और इस यूनिट एरिया को यूनिट टाइम इंटरवल में, यानी 1 सेकंड में 1 मिनट में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉस कर जाते हैं उसी को मैं क्या बोलता हूं, उस बीम की इंटेंसिटी बोल देता हूं, या बोल सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी बोल देता हूं। आप लोगों ने क्लास 11th में फ्लक्स पढ़ा है, सॉरी क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है, वो भी तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग एरिया विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम उस तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी। ओके, तो ये क्या हो जाए मेरा our intensity of incident beam and it is represented by I naught, इसको हम किससे दिखाते हैं, I naught से दिखाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ भी लिख देना, तो दिस इज अवर I naught, क्लियर, ओके। नाउ अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट टर्म इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इन डालो क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर, भाई क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर समझेंगे, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, किसे दिखाते हैं हम इसको, पी से दिखाते हैं। ओके, नाउ उसके लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा और ये मिटाना पड़ेगा, ये मिटाऊं, ये वाला हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाता हूं। चलो भाई समझेंगे इंपैक्ट पैरामीटर होता क्या है, अगेन डायग्राम बनाएंगे, और हर पार्ट को समझने के लिए डायग्राम समझेंगे, ऐसे हवा में बातें हम नहीं करेंगे, ठीक। तो मान लिया ये मेरे पास क्या है, इस तरह से स्कैटरिंग, सेंटर ऑफ स्कैटरिंग है, ये स्कैटरिंग सेंटर है, स्कैटरिंग सेंटर, और ये एक एक्सेस है जो यहाँ से इस तरह से क्या हो रही है, पास हो रही है। ओके ना, अब खेल है इसी एक्सेस का, इसको मैं स्कैटरिंग एक्सेस बोलता हूँ, या बोल सकते हैं क्या, इसको हम सेंटर ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ फोर्स, मतलब दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ फोर्स, और इसके एक्सेस से जो इस सेंटर ऑफ फोर्स जो एक्सेस जा रही है उसका नाम भी क्या है, सेंटर ऑफ, या फिर एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ फोर्स, FORC, क्लियर बात ना। अब मान लिया यहाँ से कुछ पार्टिकल ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, ओके, मैंने एक पार्टिकल चूज कर लिया, कौन सा वाला, ये वाला, ये वो पार्टिकल है भाई, ये ऐसे आया और इस तरह से क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया, ठीक। अब ये क्या है, दिस इज एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ फोर्स ना। अगर मैं यहां से इस तरह से नॉर्मल खींच दूं यूं करके, दिस नॉर्मल और वी कैन से दिस परपेंडिकुलर इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। आप सोच रहे हो इतना आसान सा, क्या फायदा हुआ ये करके, फायदा हुआ अभी समझाऊंगा कैसे फायदा, पहले समझ लेंगे कि ये पार्टिकल आ रहा है यहां से, और ये पार्टिकल ये जो डायरेक्शन है इसकी वेलोसिटी की, इस डायरेक्शन से अगर मैं
एक परपेंडिकुलर खींचो किस पर, सेंटर ऑफ फोर्स पर, यहाँ पे स्कैटरिंग सेंटर पर, तब ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, दिस लेंथ इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसका इंपोर्टेंट डिस्कस करेंगे। ओके, तो इट इज, तो इसके नीचे लिखेंगे, यही लिख दूं मैं इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस between center of force and direction of incident beam ठीक है। जो इंसिडेंट बीम है उसकी इस सेंटर ऑफ फोर्स से जो डिस्टेंस होगी उसी को मैं क्या बोलता हूं, इंपैक्ट पैरामीटर बोलता हूं। नाउ अब इसकी इंपोर्टेंस ऑफ पी, इंपोर्टेंस ऑफ पी समझेंगे ना, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे समझेंगे? अब अगर ये पार्टिकल इससे बहुत दूर है और ऐसे ऐसे आ रहा है और अभी तक इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, और फोर्स लगना कहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहां पर से इसके पास में डेविएशन स्टार्ट हुआ, यानी फोर्स लगना यहां पर स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इससे जस्ट पहले आऊं तो अब भी इस बीम और इस सेंटर ऑफ फोर्स डिस्टेंस कितनी है, पी है भाई, ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक पी है। लेकिन जैसे मैं इससे एक स्टेप आगे आऊंगा, अब क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इस तरह से हो जाएगा, तब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं यहां पर ही कंडीशन देखना चाह रहा हूं, फोर्स लगने से जस्ट एक सेकंड पहले की बात हो रही है, मुझसे जस्ट एक मोमेंट पहले की बात हो रही है। यहां पर इसमें किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है, तब इस पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी होगी वो किसकी वजह से होगी, इसके मोशन की वजह से। जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो एट दिस पॉइंट टोटल एनर्जी E विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। ऐसा होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी होगा। अब थोड़ी देर अज्यूम करो कि इससे मैं जस्ट एक पॉइंट आगे आया, यहां पर आया सॉरी, मैं जस्ट एक पॉइंट आगे आया, देखो P में चेंज आएगा, ये तो बात ऑब्वियस है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं जो P में चेंज आया बहुत कम चेंज आया और इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, यानी P विल रिमेन सेम एंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। और कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, सेंट्रल फोर्स लग रहा है। और अगर मैं एक पार्टिकल है जिसमें एक सेंट्रल फोर्स के साथ जो पार्टिकल इंटरेक्ट हो रहा है, तब उसका एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, M क्या होता है, R क्रॉस P, किसका बराबर होता है, R क्रॉस P के बराबर होता है। P क्या है, इसका लीनियर मोमेंटम, R क्या है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, जो इस केस में कितनी हो जाएगी, P हो जाएगी भाई। तो यहाँ से मेरे पास J इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये P क्रॉस MV आ जाएगा। एक बात देखो, P और V के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, MVP के बराबर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ J विल बी इक्वल टू MVP। अब जरा यहाँ देखो, एक काम करो, यहाँ से MV निकालो, तो MV इक्वल टू कितना आ गया, J अपॉन P आ गया। अब ये टोटल एनर्जी E देखो, टोटल एनर्जी E विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ E, और इसको 2ME कर दो इधर, ट्वाइस ऑफ ME, यहाँ कितना हो जाएगा, ये MV का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये कैसे होगा? अब इस MV की जगह ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ ME इज इक्वल टू कितना आ गया, ये J² अपॉन P² आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास J² इज इक्वल टू 2ME अपॉन P²। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, J निकालूँ, तो कितना आ गया, अंडरवुड ऑफ ट्वाइस ऑफ ME डिवाइडेड बाई P आ गया। तो दिस वैल्यू या दिस पैरामीटर विच वी कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर गिव अस रिलेशन बिटवीन दिस एंगुलर मोमेंटम J एंड टोटल एनर्जी E। अब ध्यान समझना बात को, अगर मैं इस एनर्जी की वैल्यू को और P की वैल्यू को फिक्स कर दूं, जो कि मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं वेलोसिटी को फिक्स कर सकता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है E को भी फिक्स कर सकता हूं। अगर मैं इंपैक्ट पैरामीटर जो डिस्टेंस है यहां से, अगर मैं इसको फिक्स कर सकता हूं, तो मैं J की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। यानी एंगुलर मोमेंटम की मैं प्रिसाइज वैल्यू यहां पर निकाल रहा हूं। और ये कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स में को क्या है, थोड़ा सा हेकड़ी दिखाने वाली बात है। क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि हम
मोमेंटम को प्रिसाइजली मेजर कर ही नहीं सकते। अगर हम किसी चीज़ को प्रिसाइजली मेजर कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, अनप्रिसाइज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं, उसकी पोजीशन कौन दिखा रहा है, पी दिखा रहा है। अगर मैं इन दोनों को फिक्स कर दे रहा हूँ तो जे भी क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो पीछे रह जा रही है। तभी आप देखोगे जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं या पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करते हुए क्लासिकल मैकेनिक्स के डेटा क्या करते हैं वहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर बात। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर इम्पैक्ट पैरामीटर एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर होगी इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो ये किसके बारे में हो गया, इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में। अब इसके बारे में कुछ और डिस्कशन भी कर लेते हैं, जैसे सम अदर डिस्कशन कैसे करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे के डेरिवेशन के लिए। तो अगेन मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, आप भी ऐसे बनाना कि ये क्या है, सेंटर ऑफ फोर्स से जाती हुई एक एक्सेस है। यहाँ पर क्या है, ये सेंटर ऑफ फोर्स है। यहाँ से मान लिया एक पार्टिकल ऐसे आया इस तरह से डेविएट हो गया, ठीक। और माना इसका इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है, पी है। मैंने अब एक पार्टिकल तो आएगा नहीं, ऐसे पार्टिकल नीचे से भी आएंगे, सामने से भी आएंगे, पी से भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। कदर ड्रॉ मैंने सर्कल, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी बोल दी मैंने, पी बोल दी। उस तरीके से मान लिया एक और पार्टिकल आया इस तरह से, ठीक है, जो इस तरह से क्या हुआ, डेविएट हुआ। नाउ अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, डेल्टा पी है। अब यहाँ मैंने क्या किया, अगेन एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ किया, यूँ करके मेरे पास क्या निकल के आई, एक रिंग निकल के आई जिसकी रेडियस आर है और थिकनेस कितनी है, डेल्टा पी है। ये थिकनेस यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, डेल्टा पी है। अगर मैं ये एरिया निकाल दूँ, दिस इज माई एरिया, बताओ ये एरिया कितना होगा। लेट अस से दिस एरिया इज डी सिग्मा, इसका एरिया कितना हो गया, डी सिग्मा। और ये वही एरिया है जिसकी बात हमने यहाँ पर की थी कि दिस इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। अगर डी सिग्मा को निकालूंगा तो दिस डी सिग्मा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। देखो अंदर वाले का सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, तो कितना आ जाएगा ये 2 पाई पी इंटू कितना आ जाएगा, डी पी आ जाएगा, ठीक है। तो द एरिया डी सिग्मा विच इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम विल बी इक्वल टू 2 पाई पी इंटू डी पी, जहां पी क्या है भाई, इम्पैक्ट पैरामीटर है। ये डेटा आगे क्या होगा, यूज होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्या कर दो, इसमें डबल स्टार लगा दो, ओके। तो डी सिग्मा इक्वल टू कितना आया, 2 पाई पी, यानी अंदर वाले का सर्कमफ्रेंस, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, डीपी आ जाएगा, ओके। ऐसे एरिया निकलता है, आपको पता है पहले से ना। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नए टर्म की बात करते हैं। वो है हमारे पास क्या, एंगल ऑफ स्कैटरिंग या स्कैटरिंग एंगल। तो इसको मिटाऊं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट इन डालो क्या, ओह सॉरी यार, एंगल ऑफ स्कैटरिंग या स्कैटरिंग एंगल भी बोल सकते हैं। क्या होगा बताओ, अपने विवेक से एक बार समझाने की कोशिश करो कि भाई एंगल ऑफ स्कैटरिंग होता क्या है या स्कैटरिंग एंगल क्या होता है। स्कैटरिंग एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। किससे दिखाते हैं हम इसको, फाई से दिखाते हैं। समझो क्या होता है स्कैटरिंग एंगल। देखो अगेन डायग्राम बनाएंगे, बिना डायग्राम के यहाँ पर समझना क्या थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज सेंटर ऑफ फोर्स एंड दिस इज अवर एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ फोर्स। और यहाँ से एक पार्टिकल ऐसे आया और इस तरह से क्या हो गया, डेविएट हो गया। एंड फॉर लार्ज डिस्टेंस पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक। एक पार्टिकल ऐसे आया जिसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कम था, तो क्या हो जाएगा, देखो ये जल्दी डेविएट हो जाएगा, ज़्यादा एंगल में क्या होगा, डेविएट होगा। एंड इट इज गोइंग थ्रू लाइक दिस, ओके। नाउ अब देखो आफ्टर स्कैटरिंग, अगर ये यहाँ पर नहीं होता, स्कैटरिंग सेंटर यहाँ पर नहीं होता, तो ये पार्टिकल कैसे चले जाते हैं, ऐसे आगे निकल जाते हैं। ये बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है। ये चीज़ तो आपने बहुत बार की होगी अपनी लाइफ में। दीज पार्टिकल विल गो इन दिस वे इफ देयर इज absence of center of force, but there is center of force, that's why particle went like this। पार्टिकल ऐसे चले गए, कहाँ की ओर, इधर की ओर। अब इनकी जो ये डायरेक्शन कैसे, स्ट्रेट लाइन में ऐसे आगे की ओर जा रहे हैं, तो ये मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन
ड्रॉ कर दूंगा। ओके, ये ड्रॉ कर दी, और सेम चीज यहां भी होगी। पार्टिकल इस तरह से, ये थोड़ा मुड़ गया, पार्टिकल इस तरह से क्या होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर मूव कर, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, ये मैं बना रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो पार्टिकल इस तरह से क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। क्लियर बात। नाउ अब ये क्या थी कि इसकी इंसिडेंट डायरेक्शन, देखो इसको बोलूं मैं, इसको बोलूं, इसको बोलूं, तीनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। मैंने पहले ही बोला था कि स्कैटर्ड होने से पहले सब क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन मूव करते हैं। तो ये चाहे मैं एंगल यहां से मेजर करूं, यहां से मेजर करूं, यहां से मेजर करूं, एक ही बात है। मैं इससे मेजर कर दे रहा हूं, लेट अस से दिस एंगल इज फाई, यानी ये कितने एंगल में डिफ्लेक्ट हुआ, फाई एंगल में। और अज्यूम कर लो इन दो पार्टिकल के बीच जो एंगल का डिफरेंस है वो कितना है, डी फाई है। और जो फाई एंगल है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। अब डिफाइन करो फिर, ये क्या थी इसकी इनिशियल डायरेक्शन, और ये क्या थी इसकी फाइनल डायरेक्शन। एंड एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल डायरेक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन, एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल डायरेक्शन फाइनल डायरेक्शन का मतलब बिफोर स्कैटरिंग, सॉरी आफ्टर स्कैटरिंग, is called एंगल ऑफ स्कैटरिंग या फिर स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। ओके, अब जरा ध्यान से समझना, ये जो फाई एंगल है ये कैसा एंगल है, एक प्लेन एंगल है, ये समझने वाली बात है। हियर फाई इज ए प्लेन एंगल, लेकिन क्या जो ये पार्टिकल यहां पर स्कैटर्ड होंगे वो एक प्लेन एंगल में स्कैटर्ड होंगे या फिर कुछ और होगा, कंडीशन कुछ और होगी। जरा समझो, ऐसे समझो कि मेरे पास यहाँ पर एक बॉल है, ऐसे मैंने बॉल रखी हुई यूं करके, मैंने यहाँ पर पानी का नल पकड़ा और बॉल में ऐसे पानी मारा, क्या होगा, पानी कैसे जाएगा, सिर्फ 2 डायमेंशन में जाएगा या फिर 3 डायमेंशन में जाएगा। तो क्या बनेगा, अगर ये बॉल है ना तो पानी आ जाएगा, ऐसे करके क्या होगा, फैलेगा, यूं करके फैलेगा, यूं करके, कैसे, ऐसे करके फैलेगा, यानी कितने डिग्री में फैलेगा, पूरे 3 डायमेंशन में फैलेगा। और सॉलिड एंगल को अगर मैं 3 डायमेंशन में देखूंगा उसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इस प्लेन एंगल को अगर मैं 3 डायमेंशन में देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सॉलिड एंगल। यानी यहां पर एक्चुअली स्कैटरिंग हो रही होगी वो किसी एक सॉलिड एंगल में हो रही होगी, न कि एक प्लेन एंगल में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, यही यहां पर क्या है, सोचना है, क्योंकि यहां पर मैं सॉलिड एंगल दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन आप अगर देखना चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो कि आपके पास क्या है, एक वो बर्थडे वाली टोपी है, तो जहां पर टोपी मिलती है वहां पर क्या है, ऐसे जहां पर कोना होता है उसका, वहां पर क्या है, सेंटर ऑफ फोर्स है। और जो जैसे जा रहा है सरफेस, उस सरफेस के अलोंग क्या जा रहे हैं, स्कैटर्ड पार्टिकल जा रहे हैं। तो जो भी पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे वो एक सॉलिड एंगल में क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे। अब वो सॉलिड एंगल कितना होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना समझेंगे जरा। तो अगर मैं इसी के लिए इसी डायग्राम को 3 डायमेंशन बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर ये मैंने पॉइंट ले लिया यहां पर, एंड लेट अस से दिस पॉइंट इज ओ, बोल दूं इस पॉइंट को मैं। ओके, अब इस पॉइंट से पहले मैं क्या बना रहा हूं, एक प्लेन एंगल बना रहा हूं, ये वाला, ये पहले ये बना देता हूं, दिस इज माई इनिशियल डायरेक्शन। ठीक ना, एक मैंने यहां पर इस तरह से एक प्लेन एंगल बनाया, कितने डिग्री का, 5 डिग्री का, यानी इस लाइन को यहां से उठाकर पहले शिफ्ट करके यहां पर रख दिया मैंने। ठीक, दूसरे मैंने यहां बनाया कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ओके, और ये जो एंगल है यहां से यहां तक, लेट अस से दिस एंगल इज d5, ये तो क्या बना, प्लेन एंगल बना। अगर इसमें सॉलिड बनाना चाहता हो तो ऐसे होगा ही, पूरा यूं करके आएगा, ऐसे करके, तो बनाओ फिर। तो पहले मुझे यहां पर इस तरह से एक सर्कल टाइप का खींचना पड़ेगा, यूं, और इसको ऐसे मिला दो, फिर उस तरीके से इसको थोड़ा सा यहां ले जाके ऐसे खींचना पड़ेगा, और यहां से ये ऐसे खींचना पड़ेगा, इसको ऐसे मिला दो। ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, आप ये, दिस इज माई सॉलिड एंगल। तो ये क्या है, एक सॉलिड एंगल है। अब उसको मैं ऐसे दिखाने सकता कि ये सॉलिड एंगल है, तो जरा विजुअलाइज करो, दिस इज माई सॉलिड एंगल। ओके, यानी इसको मैंने क्या कर दिया, 3 डायमेंशन में चेंज कर दिया। ठीक, जैसे एक प्लेन एंगल एक सर्कल का पार्ट होता है, अगर मैं इसी प्लेन एंगल को 3 डायमेंशन में देखूं तो क्या बनेगा, सॉलिड एंगल।
और सॉलिड एंगल कब सबटेंड होता है? जब क्या होता है, बाहर से स्फीयर होता है, यानी स्फीयर के सरफेस के कारण जो एंगल सबटेंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। और सर्कल के आर के कारण जो एंगल सबटेंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। तो सेम यहां पर भी विजुअलाइज करो, ये जो यहां पर पार्ट निकल के आया ये वाला, ये क्या होगा? एरिया होगा। किसका एरिया होगा? ये एक स्फीयर का एरिया होगा, यानी एक स्फीयर का थोड़ा सेक्शन होगा। लेट अस से दिस एरिया इज ds, ये एरिया क्या है मेरे पास? ds है। अगर ये एरिया ds है तब इस एरिया के कारण यहां सेंटर पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड होगा, देन दिस सॉलिड एंगल d ओमेगा विल बी इक्वल टू ds अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है क्लास 12th में आपने जब पहली बार क्या पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ा होगा, और आपके टीचर ने गॉस लॉ पढ़ने के ठीक पहले ये फॉर्मूला आपको लिखाया होगा कि डी ओमेगा इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से क्या करो, इसको ब्रैकेट में बंद करो। अब मुझे क्या निकालना है भाई? ये डी एस निकालना है। अब डी एस कैसे निकलेगा? डी एस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हमने वेक्टर एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ रखा है या पूरी सीरीज बना रखी है वो आपने देखी हुई नहीं चाहिए, और वहां पर भी हम अलग अलग डायमेंशन में किस तरह से या फिर अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरह से डील करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार आपको छोटी सी झलकी दिखा रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अब झलकी क्या दिखा रहा हूं समझो। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक, क्योंकि मुझे ds डिफाइन करना, कि ds की जगह मैं क्या पुट करूंगा इस केस के लिए। मुझे बस इतना बता दो कि जो ds ये एरिया है, एक्चुअल में एरिया वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, तो जो एरिया वेक्टर होगा किस डायरेक्शन में होगा ये बता दो, बस हो गया। फिर आएगी कहानी वैसे सॉल्व हो जाएगी। इन विच डायरेक्शन दिस ds विल बी, देखो बड़ा सिंपल सा बात है, दिस ds विल बी इन r डायरेक्शन। ये डिस्टेंस यहां से आता है, मैंने कितनी अज्यूम कर ली? r अज्यूम कर ली। दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज r एंड दिस r इज फिक्स, एंड मैंने ऐसे स्फीयर अज्यूम कर लिया यूं करके, और ये क्या है? इस स्फीयर की रेडियस है, और ये क्या है? उस स्फीयर के सरफेस एरिया का छोटा सा पार्ट है। इट मीन दिस एरिया इज इन r कैप डायरेक्शन। और r कैप डायरेक्शन में हम ds को कैसे लिखेंगे उनको पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो होता क्या है, अगर मैं स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। दिस इज एंगल थीटा, और अगर मैं क्या करूँ यहाँ से एक इस तरह से इसका प्रोजेक्शन खींचूँ, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? r साइन थीटा, दिस इज r साइन थीटा। ये जो एंगल बनाएगा इसको मैं क्या बोलता हूँ? फाई बोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं क्या निकालूँ, ds इन फाई कैप डायरेक्शन, सॉरी r कैप डायरेक्शन, ds r निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू, वैसे एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ, दो बार, तो r के बदले लेंथ तो आएगी नहीं, तो कौन सी वाली लेंथ आएगी? dl थीटा कैप डायरेक्शन एंड dl फाई कैप डायरेक्शन। तो dl थीटा क्या हो जाएगा इस केस में बताओ? यानी थीटा कैप डायरेक्शन में कितना चलेगा वो? तो माना इतना चला, यानी यहां से यहां पहुंच गया, तो दिस एंगल इज d थीटा, और तो ये r कितना हो जाएगा बताओ? r d थीटा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? r d थीटा। उस तरीके से dl फाई यानी लेंथ इन फाई कैप डायरेक्शन, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक दिस इज d फाई, ये कितना हो रहा है? d फाई। तो ये r कितना निकल के आया? r साइन थीटा d फाई। सो r साइन थीटा d फाई आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई। तो एरिया एलिमेंट इन r कैप डायरेक्शन is written in this way. This is magnitude of area vector in r कैप डायरेक्शन in spherical coordinate system. अब यहां देखो, अब लेकिन यहां पर एक छोटा सा चेंज है। वो चेंज क्या है? अगर मैं इस डायरेक्शन को z डायरेक्शन बोलूं, z प्राइम बोल दिया मैंने, तो दिस एंगल फाई इज फ्रॉम z एक्सेस। तो यहां पर थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, यहां जहां थीटा है वहां फाई करना पड़ेगा। ओ सॉरी, ये क्या होगा मेरे पास? हाँ, जहां थीटा है वहां फाई करना पड़ेगा, और जहां फाई है वहां थीटा करना पड़ेगा। तो जस्ट रिप्लेस थीटा बाई फाई एंड फाई बाई थीटा, यानी जहां जहां थीटा है वहां फाई कर दो, और जहां जहां फाई है वहां थीटा कर दो। ठीक, एक ही बार करना है, दोबारा कर दोगे तो फिर वही हो जाएगा। तो क्यों करना है ये समझ में आ रहा है आपको? देखो ये जेड डायरेक्शन है और यहाँ पर ये जेड डायरेक्शन है, यहाँ पर एंगल क्या था? थीटा था, जो हमने वहाँ पर जनरली पढ़ा था। लेकिन इस केस में थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेशन ये है मेरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास दिस ds विल बी इक्वल टू, r तो सेम है, r डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, r सेम है, तो कितना आ जाएगा? r स्क्वायर और साइन फाई और d थीटा d फाई, या d फाई
डी थीटा। ये क्या निकला मेरे पास, डी एस निकल गया। अब क्या निकल जाएगा यहाँ से, डी ओमेगा निकल जाएगा भाई। तो डी ओमेगा इक्वल टू आर स्क्वायर साइन फाई डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास दिस डी ओमेगा इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आया, साइन फाई डी थीटा। अब देखो एक स्टेप और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, थीटा वेरी करता है 0 टू पाई, और फाई कहाँ से कहाँ वेरी करता है, फाई वेरी करता है 0 टू 2 पाई। लेकिन इस केस में थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से 2 पाई, और फाई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से पाई। ठीक है, और हमको पता है कि भाई थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 2 पाई वेरी कर रहा है, एक पूरा चक्कर लगा रहा है। लेकिन फाई के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, फाई क्या है, चेंजेबल है। लेकिन जो थीटा है मेरा इस केस में, वो पूरा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई में है। अगर मैं फाई को, इस थीटा को इंटीग्रेट करूंगा, इन्हें सारे डी थीटा को जोड़ूंगा, तो क्या निकल के आएगा, 2 पाई निकल के आएगा। तो यहाँ से मेरे पास डी ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई साइन फाई डी थीटा। भाई यही बच्चों को दिक्कत होती है, और यही दिक्कत आई होप अब आपकी सॉल्व हो चुकी होगी कि भाई ये डी फाई इक्वल टू डी ओमेगा इक्वल टू इतना कैसे होगा। आंसर है ऐसे होगा। तो डी ओमेगा इक्वल टू कितना आएगा, 2 पाई साइन फाई डी फाई। ठीक, क्लियर बात। तो अगर ये समझ में आ गया तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, और इसको कहीं मैं साइड पे लिखता हूँ दोनों डेटा को। अच्छा, वो डेटा मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो मेरे पास 2 डेटा निकल के आए, एक तो कहाँ से निकल के आया था, इम्पैक्ट पैरामीटर से, और एक यहाँ से निकल के आया, इम्पैक्ट पैरामीटर से डी सिग्मा निकल के आया था। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, डी सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई पी डी पी, और यहाँ से मेरे पास सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई साइन फाई डी फाई, एंड हियर फाई इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इसको इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर दो। अब बढ़ते हैं अपने, ये कौन सा टर्म था हमारे पास, ओह ये होगा मेरे पास थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ टर्म आता है हमारे पास क्या, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, या कभी कभी उसको हम डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अरे सॉरी यार, फंस जा रहा है मेरा तार बार बार। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, लिखो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। टर्म नंबर 4, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, या इसी का नाम क्या है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा ओमेगा। किससे दिखाते हैं इसको हम, सिग्मा ओमेगा से दिखाते हैं। ठीक है, ये डी सिग्मा अलग चीज है, इस सिग्मा ओमेगा अलग चीज है। अभी डिस्कस करेंगे कि भाई क्या है, अगेन डायग्राम में समझेंगे। ठीक है, तो मान लिया ये मेरे पास क्या, इस तरह से एक सेंटर ऑफ फोर्स है। ठीक है, सेंटर ऑफ फोर्स, ओके। ये एक एक्सेस है जो कि सेंटर ऑफ एक्सेस से पास कर रही है, सॉरी सेंटर ऑफ फोर्स से पास कर रही है। यहां से एक पार्टिकल आया यूं करके, यूनिफॉर्म बीम ऑफ पार्टिकल आई, और ऐसे इसके पास से यूं करके क्या होगी, ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट होगी। उस तरीके से एक पार्टिकल यहां से आया यूं करके, थोड़ा सा दूर है, तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा आया। ये क्या आया, इसका डिफ्लेक्शन आया। ठीक, ये बात समझ में आई आपको। अब देखो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे इधर क्यों चला गया, ये पार्टिकल ऐसे गया, थोड़ा नजदीक था तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, इधर पहुंच गया। ठीक, मान लिया इस पहली वाली बीम के लिए जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो कितना है, P है, और ये जो थिकनेस है या बोलते हैं जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है मेरे पास, dP है। अब इस रेंज में अगर मैं एरिया ड्रॉ करना चाहूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी एरिया बिटवीन P टू P प्लस DP। कैसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे। ये आया, तो ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया कौन सा है, P टू P प्लस DP है। ठीक है, तो अगर मैं
लेट, अगर मैं यहां से क्या करना चाहूं, नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग एरिया बिटवीन P2 P plus dp in unit time, बताओ कितना हो जाएगा ये। यूनिट टाइम में P से P प्लस dp के बीच में जो एरिया मैंने यहां पर लिया है, इस एरिया से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉस करेंगे। देखो सिंपल सा है, कैसे क्रॉस, कितने नंबर होंगे बताओ। दिस विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी इन नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, दिस इज आई नॉट, और इसका एरिया कितना बोल दिया मैंने, डी सिग्मा बोल दिया। तो दिस इज अवर नंबर ऑफ पार्टिकल, इसका एरिया कितना बोल दिया मैंने, डी सिग्मा। ये जो एरिया है वो कितना है, डी सिग्मा बोल दिया, ठीक है। जो किसके बीच में है, किसके बीच लाई कर रहा है, P टू P प्लस dp के बीच लाई कर रहा है। देन नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग एरिया बिटवीन P टू P प्लस dp इन यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू दिस। यहाँ पर जो आई नॉट है वो क्या है, आई नॉट इज इंटेंसिटी, आई नॉट क्या है मेरे पास, इंटेंसिटी है, ठीक। ये बात समझ में आया को, ये सही लिख दिया मैंने, इंटेंसिटी। नाउ अब देखो अगला पॉइंट देखो, अब जब स्कैटरिंग हो गई, स्कैटरिंग होने के बाद ये वाला पार्टिकल भाई ऐसे चला गया, तो इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये पार्टिकल ऐसे निकल गया भाई, लेट अस से ये जो डेविएशन है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, डी फाई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा, फाई प्लस डी फाई हो जाएगा। और एक्चुअल में जो स्कैटरिंग होगी वो एक सॉलिड एंगल में होगी, लेट अस से दिस सॉलिड एंगल इक्वल टू डी ओमेगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे क्या निकालना चाहूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल scattered from scattered into solid angle lying between phi to phi प्लस डी फाई, यानी जो सॉलिड एंगल है वो किसके भी लाई कर रहा है, फाई और फाई प्लस डी फाई के बीच में लाई कर रही है। इस एंगल की बात हो रही है थ्री डायमेंशन में, यानी इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो बताओ कितना होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, देखो यहाँ मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, घबराना मत, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा। देखो यहाँ पर आई नॉट क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। जो एरिया है वो क्या है, इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। सेम यहां पर भी यही है, जो ओमेगा है, आई ओमेगा है, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इन यूनिट सॉलिड एंगल इन यूनिट टाइम। जो आई ओमेगा है यहां पर, ये क्या है, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड in unit solid angle in unit time अगर ये यूनिट टाइम में है, सॉरी यूनिट सॉलिड एंगल से है, तो डी ओमेगा सॉलिड एंगल से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई डी ओमेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, एंड दिस सॉलिड एंगल इज डी ओमेगा, क्लियर, इसकी बात हो रही है। ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये दो सेम होंगे नहीं होंगे, जितने पार्टिकल पर यूनिट टाइम में इंसिडेंट हो रहे हैं उतने ही टाइम में उतने ही पार्टिकल तो क्या होंगे, पर यूनिट टाइम में इस सॉलिड एंगल से क्या होंगे, डेविएट होंगे। तो इट मीन दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग। तो यहां मिटाऊं मैं, ओ सॉरी, दिस इज डी सिग्मा 2 पाई पी डी पी, और फिर क्या था यहां पर, डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई साइन फाई डी फाई। देखो अगली लाइन क्या हो जाएगी, सो नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट
इंसिडेंट, क्या लिख रहा है, इंसिडेंट पर यूनिट टाइम will be equal to number of particle scattered per unit time, per unit time. ओके, इसका मतलब दिस थिंग विल बी इक्वल टू दिस थिंग, दैट इज क्या हो जाएगा, आई नॉट डी सिग्मा विल बी इक्वल टू आई ओमेगा डी ओमेगा. ठीक है, ओके. अगर मैं यहां से क्या निकालना चाहूं, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा निकालना चाहूं तो दिस विल बी इक्वल टू आई ओमेगा अपॉन आई नॉट. और ये जो टर्म निकल के आ रखा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं. इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन. यही क्या है हमारा, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है. और दूसरा नाम क्या है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंशियल आ रहा है, इसलिए उसको क्या बोल दिया हमने, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बोल दिया. अब डिफाइन कैसे करेंगे, देखो इसको दिखाते कैसे हम, सिग्मा ओमेगा से. तो यहाँ से सिग्मा ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, आई ओमेगा अपॉन आई नॉट. अब आई ओमेगा क्या है भाई, ये है, ये लिख दो इसको. और आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी है. तो यहाँ से मेरे पास सिग्मा ओमेगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स scattered, number of particles scattered into unit solid angle in unit time divided by क्या आ जाएगा, intensity of beam, तो in this way we define our scattering cross section. तो ये क्या होगी इसकी theoretical definition और ये क्या होगी इसकी mathematical terms, ये mathematical formulation. तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये सिग्मा ओमेगा इज इक्वल टू डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू आई ओमेगा अपॉन आई नॉट. ठीक, क्लियर है इतनी बात. तो इसको क्या करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं. क्लियर, इसको मिटाऊं मैं, इसको मिटाते हैं. सॉरी, अब थोड़ा बहुत इसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. कैसे करेक्ट करेंगे, देखो ये क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर है, इसी को मॉडिफाई करें. मैं इस ओमेगा को सिग्मा के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ. क्यों लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि इजी रहता है. क्योंकि सिग्मा क्या है हमारा, सिग्मा नहीं फाई, जो फाई है हमारा वो क्या है, प्लेन एंगल है, और ओमेगा क्या है हमारा, सॉलिड एंगल है. तो थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए इस ओमेगा को मैं प्लेन एंगल के टर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि लिख सकते हैं ऐसे कुछ करके. अब कैसे करेंगे फिर, ये समझने वाली बात है. देखो ये मेरे पास दिया हुआ है, सिंस वी हैव सिग्मा ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा अपॉन आई नॉट. तो यहां से मेरे पास सिग्मा ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई नॉट इंटू सिग्मा ओमेगा. अब ध्यान देना, सिग्मा ओमेगा क्या है, पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट सॉलिड एंगल से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर करेंगे यूनिट टाइम में, वो अभी मेरे पास ये आई ओमेगा है. अगर मैं डी ओमेगा से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर करेंगे ये निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, इसको डी ओमेगा से मल्टीप्लाई. तो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इनटू सॉलिड एंगल डी ओमेगा इन यूनिट टाइम, दिस विल बी इक्वल टू आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आई नॉट सिग्मा
ओमेगा इंटू डी ओमेगा। आएगा नहीं आएगा ऐसा? आंसर आज ही आएगा। अब इधर आओ, यहां से मेरे पास ये आई ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू कितना है? आई नॉट सिग्मा है, तो उठा के रख दो यहां पर। दिस इज आई नॉट सिग्मा, नहीं आई नॉट डी सिग्मा है। आई नॉट डी सिग्मा इज इक्वल टू आई नॉट सिग्मा ओमेगा इंटू डी ओमेगा। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास डी सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ गया? ये सिग्मा ओमेगा इंटू डी ओमेगा। अभी पूरी की पूरी डील ओमेगा में है, लेकिन मैं इस डी ओमेगा जो कर सकता हूं 2 पाई साइन फाई डी फाई लिख सकता हूं, और यहां पर डी सिग्मा की जगह 2 पाई पी डी पी लिख सकता हूं, तो लिख दो भी, क्या दिक्कत है? और ये भी किस में चेंज हो जाएगा? फिर फाई में चेंज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 पाई पी इंटू डी पी, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ओमेगा, तो ऐसे रहा सिग्मा फाई बन जाएगा अभी, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पर क्या आ जाएगा? इनटू ये सॉलिड एंगल आ जाएगा, ठीक। तो सिग्मा फाई और दिस इज डी ओमेगा की जो कितना आ जाएगा? 2 पाई साइन फाई डी फाई, ठीक है। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास सिग्मा फाई स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन टर्म्स ऑफ फाई विल बी इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास P अपॉन साइन फाई इंटू डी पी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? डी फाई आ जाएगा। तो दिस इज अवर फॉर्मूला। ये क्या निकल के आया? मेरा फॉर्मूला निकल के आया दूसरा फॉर्मूला, किसके लिए? स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए। नाउ इसी को मैं थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअल में इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं माइनस साइन? जरा समझेंगे। दो तरीके होते हैं लिखने के, एक माइनस साइन वाला होता है, एक और होता है। यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। क्यों लगाया माइनस साइन? क्योंकि अगर डी पी पॉजिटिव होगा तो डी फाई नेगेटिव हो जाएगा। फाई क्या है मेरे पास? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। पी क्या है मेरे पास? इंपैक्ट पैरामीटर। यानी फाई की वैल्यू जितनी कम होगी डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, स्कैटरिंग उतनी ज्यादा एंगल पर होगी, यानी एंगल ऑफ स्कैटरिंग उतना ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरा पी इंक्रीज करेगा तो फाई डिक्रीज करेगा, अगर पी डिक्रीज करेगा तो फाई इंक्रीज कर जाएगा। ये रीजन है, यहाँ पर क्या साइन आता है भाई? नेगेटिव साइन आता है, ठीक। यहाँ एक तरीका तो ये होता है लिखने का, दूसरा तरीका क्या होता है? दिस डी फाई इज इक्वल टू पी साइन पी अपॉन साइन फाई इंटू, इसको मॉड में लिख दो, तो मॉड ऑफ डी पी अपॉन कितना आ गया? ये डी फाई आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये लिखो ये लिखो, एक ही बात हुई। यहाँ माइनस साइन लगा दिया, इधर से आने वाले माइनस साइन को कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ मॉड लगा दिया, जो माइनस आई वो भी क्या हो जाए? मॉड से बाहर निकल के प्लस हो जाए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया हमारा? डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या सिंपल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये डेटा न्यूक्लियर फिजिक्स में, जब आप एडवांस न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे एमएससी में जाके, बहुत जगह क्या होगा? ये यूज होगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ दिस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, और सर्च करना कि वो डायमेंशन क्यों होती है, ठीक। और नीचे कमेंट में लिखना, फिर बात करेंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पर एक लास्ट टर्म आता है, क्या? टोटल डिफरेंशियल, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। देखो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम। देखो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा इज इक्वल टू क्या था मेरे पास? सिग्मा ओमेगा इक्वल टू क्या था? डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा था। टोटल निकालूंगा तो क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? डी ओमेगा, एंड इट इज नोन एज टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन होगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे? हम इसको रोक के चलेंगे। तो आई होप आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक बात पक्का है, स्कैटरिंग को पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, समझना कठिन होता है, क्योंकि आपके लिए टर्म्स क्या है? नए हैं। आपने जो स्कैटरिंग पढ़ी है बहुत सिंपल वाली अभी तक पढ़ी है, कि ऐसा आया पार्टिकल, टकराया, चला गया, उस वहाँ पर क्या हुआ, उससे रिलेटेड क्या टर्म्स हैं, वहाँ से क्या चीज़ इंफॉर्मेशन हायर लेवल पर निकल सकती हैं, ये अभी हम लोगों को, मतलब अभी हमें ये पता नहीं है। लेकिन जैसे ऐसे नहीं कि जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं
ये पता नहीं है, दुनिया को तो पता है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हम इससे क्या हो रहे हैं, पहली बार इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ओके। तो ये क्या है हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हो गया और थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग होगी। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं हाजिर होता हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। तब बोले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।